आज विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली व्याख्यान माला में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी। जैसे आप सभी को विदित है कि हम 2015 से व्याख्यान माला चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि हम श्रेष्ठ वैद्य निर्माण कर सके। और इसमें रस औषधियों का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार काष्ठ औषधियों में जहाँ मिलता नहीं है अपने रिजल्ट या डिले मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा, वहाँ रस औषधियाँ बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। तो मैं समझती हूँ कि रस औषधियों के माध्यम से आज हमें एक बहुत अच्छा लेक्चर मिलने वाला है, जहाँ आप अपने आप को और एक्सपर्टाइज रूप में दुनिया के सामने, पेशेंट्स के सामने अपने आप को उपस्थित कर पाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रिकॉशंस इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रस औषधि विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडवर्स इफेक्ट, ADRS, है ना। तो एडवर्स इफेक्ट्स उसमें क्या क्या आ सकती है। आज का व्याख्यान ले रही है, आज की स्पीकर है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, MD रस शास्त्र एंड वैद्य चिकित्सा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, वर्तमान समय में डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में अभी आप वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई रसशास्त्र एवं वैद्य कल्पना विषय में राजीव गांधी गवर्नमेंट PG आयुर्वेदा कॉलेज पकरोला हिमाचल प्रदेश से 2009 में आपने पूरी की है। और उसके बाद आपने 2.5 years तक देश भगत आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में आपने एज अ आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर आपने वहाँ काम किया। और उसके बाद अभी वर्तमान समय में लास्ट 10 वर्ष से डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी हरियाणा में वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं। आपके 10 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपके पब्लिकेशन आ चुके हैं। और आपने अपनी वर्तमान समय में भूमिका निभा रहे हैं सर्टिफाइड रिव्यूअर इन द वेरियस जर्नल्स। एज अ को ऑथर आपने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका टाइटल है जीरियाट्रिक्स। और आप, एक बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि यू हैव एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन्वॉल्व्ड इन द रसग्रस्त पारायण ऑफ द रसरत्न समुच्चय लास्ट ईयर। मुझे लगता है कि जो पारायण की विधि है, मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में ही को देखती थी, मगर आजकल अष्टांग हृदय का पारायण, रसशास्त्र के विविध ग्रंथों का पारायण, तो वो कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ जोड़कर हम एक आयुर्वेद के, मुझे ऐसा लगता है कि हम अनन्य भक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये और कंटिन्यूस 2 साल से करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। और मैं समझती हूँ कि ऐसा गुण हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम देके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, एक अच्छा चिकित्सक के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उनमें भी ये गुण आना चाहिए। तो ऐसे विद्वान स्पीकर का मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू वैद्य मीनाक्षी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी वार्म ग्रीटिंग्स। और सबसे पहले मैम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप इतने समय 2015 से निरंतर ये जो आपने स्टडी साइकिल शुरू किया है, एक काम को शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको इस एंड तक मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि आप आगे भी निरंतर आयुर्वेद की इसी तरह से सेवा करती रहें। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से तो आप एक सेल्फलेस सर्विस कर रही हैं, जो इतने अनटायरिंग एफर्ट्स हैं आपके, कि ताकि बिना किसी स्वार्थ के आप लोग इस तरह से प्लेटफॉर्म पे सबको अरेंज करते हैं ताकि सब लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो मैं तो यही कहूंगी। वैसे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, ये आप जैसे अच्छे स्पीकर के कारण बन रहा है। अगर आप जैसे स्पीकर नहीं मिलते ना, तो जैसे ही मैंने अभी बलदेव सर से बात की, मैंने कहा सर आप अभी यहाँ वापस आ गए हैं, स्पीकर के नाम लिखवाओ। तो उन्होंने पता है फटाफट 10 मेडिकल ऑफिसर्स के नाम लिखवा दिए। मैंने कहा ठीक है, मेरा 2.5 महीना हो गया। तो मैंने फटाफट आप सभी से, है ना, सुमन देसवाल जी और ऐसे गीतांजलि जी का भी होने वाला है, ऐसे करके सभी का। तो देखिए कि भाई सर को भी कितना कॉन्फिडेंस था कि भाई मीनाक्षी जी को कहेंगे तो भाई जी सर ओके।
सर का तो निरंतर आशीर्वाद मिला है मैम हमें 3-4 साल वहां पर बहुत अच्छे से। हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ जी, ओवर टू द सर इसमें टॉपिक। फर्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही है। मैम मैं करती हूँ इसमें स्लाइड शो। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज। सो टुडेस टॉपिक इज प्रिकॉशंस इन प्रिस्क्रिप्शन। मैम इज इट विजिबल? जी डॉक्टर साहब विजिबल है मगर वो फुल स्लाइड में से निकल गया है। पहले ओके फुल मैम। स्लाइड हमने करके देख लिया था ना। हाँ जी मैम, एक मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। हाँ जी, अभी हाँ जी, ओके ओके ओके, डन डन। सेकंड स्लाइड देख लीजिए मैम, आ रही है? हाँ जी, आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही Okay, है। so let's begin today's topic. Precautions in prescription of Ras Aushadhis with special reference to adverse drug reactions. तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा। आज का इस टॉपिक का मेन पर्पस है कि बच्चों के मेनली जो ये टारगेट किया है, इसको टारगेट ऑडियंस मानकर मैं चली हूँ कि नॉर्मल जो बीएमएस के स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें बहुत तरह का एक लो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम रस औषधि इसको कैसे प्रिस्क्राइब, मेनली हमारे मन में डर रहता है। तो मेरे इस लेक्चर का एकमात्र पर्पस यही है कि हमें अपने मन से वो डर निकालना है, हमने अपने कॉन्फिडेंस को उतना बूस्ट अप करना है कि हम एक स्टेप अहेड होकर उनको प्रिस्क्राइब करें बिना किसी सोच समझ के, एक रैशनल को सोचने के बाद। तो जैसे कि हम जानते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आर मेनली क्लासिफाइड एज स्थावर, औद्भिद एंड जांगम। तो जो हर मिनरल एंड मेटल्स इधर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद हर्ब्स आर कॉल्ड एज रस औषधि। तो स्थावर में प्लांट ओरिजिन आते हैं, औद्भिद में हमारे मेटल्स एंड मिनरल्स आते हैं, जांगम में आते हैं हमारे जो कि डिराइव्ड हैं फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जिसमें कि मूत्र, दुग्ध, कुक्कुटांड, त्वक, कूर्म, पृष्ठ और चिंगाटी सत्व जैसे अनेकों द्रव्य आते हैं। तो बेसिकली जो रस शास्त्र के द्रव्य हैं, दे आर द टूल्स टू डू रस चिकित्सा। तभी कहा भी गया है हमारे रस ग्रंथों में उत्तमो रस वैद्यस्तु। तो बेसिकली ये जो द्रव्य हैं, ये सब एक टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम रस चिकित्सा करते हैं। रस चिकित्सा नाम से भी हम सभी को फैमिलियर होना चाहिए। जैसे हम काय चिकित्सा पढ़ते हैं वैसे रस चिकित्सा है, जिसमें कि हम रस द्रव्यों का मैक्सिमम उपयोग करके अपने चिकित्सा को अन्य प्रकार से किया जाता है। तो आगे कहा गया है इसमें जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कि सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रस औषधीज इन शेड्यूल टी विद इफेक्ट फ्रॉम 2009। अब बात आती है रस औषधियों की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमारा काम काष्ठ औषधि से चल रहा था तो वाई देयर इज अ नीड। सो इसका बहुत एक शॉर्ट में दिया गया है रसेंद्र सार संग्रह में रेफरेंस। अल्प मात्र उपयोगित्वाद, अरुचिर अप्रसंगतः, क्षिप्रम आरोग्यदायित्वाद, औषधेभ्यो अधिको रसः। मीन्स रस औषधियां आर यूनिक इन ऑल एस्पेक्ट्स ड्यू टू इट्स माइन्यूट डोसेस। अल्प मात्र उपयोगित्वाद, माइन्यूट डोसेस, क्विकर एक्शन, ग्रेटर पैलेटेबिलिटी, किसी तरह की समस्या नहीं है कि कड़वा लगेगा। दे हैव अ ग्रेटर पैलेटेबिलिटी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, मोर बायो अवेलेबिलिटी, क्विकर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन बॉडी, एंड दे एनहांस द एक्शन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम बोलते हैं योग वाहित्व, तो उसी प्रकार जो हमारे कुपिपक्व कल्पना है उनमें योग वाहित्व का गुण समावेश होता है। सो दे आर एबल टू ट्रीट कॉम्प्लेक्स डिजीजेस एंड दे हैव ग्रेटर शेल्फ लाइफ एंड दे आर हाईली इफेक्टिव। सो इन रीजंस की वजह से हम लोगों ने स्विच ओवर किया रिक्वायरमेंट ऑफ रस औषधीज की तरफ। Here comes the classification of रस औषधि। रस औषधि को मेनली हम बांटते हैं मर्क्यूरियल्स में और नॉन मर्क्यूरियल्स। मर्क्यूरियल्स में वो पदार्थ आते हैं जिनमें कि मेन द्रव्य जो रहता है रस, और नॉन मर्क्यूरियल्स में धातुएं आती हैं। तो मर्क्यूरियल्स में है हमारे खरलीय रसायन, जिनको हम खरल के द्वारा पिष्ट करने के माध्यम से बनाया जाता है। परपटी कल्पना, खूपीपक्व कल्पना और पोटली कल्पना। इसी प्रकार नॉन मर्क्यूरियल्स में हमारे आते हैं भस्म पिष्टि, जो कि अन्य धातुओं की बनती हैं, लौह, मंडूर, धातुओं के सत्व, लवण और द्रुति और तेल कल्पना। ये सब हमारी नॉन मर्क्यूरियल्स में आती है। इसमें तेल से गंधक तेल आता है। आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं रस औषधि को ऑन द बेसिस ऑफ द्रव्यास, जिसमें मेनली है पारद, महारस, उपरस, साधारण रस, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, धातु वर्ग, उपधातु वर्ग, रत्न वर्ग, उपरत्न वर्ग। जैसे कि मैं समझती हूँ कि हम सब लोग इनसे वेल अवेयर हैं। तो मेनली जो सुधा वर्ग और सिक्ता वर्ग है, इसका रेफरेंस आया है रसामृतम में, जिसमें मेनली सारे कैल्शियम कंपाउंड्स आए हैं। और जो बालू है, सिक्ता है, कांच, उस सब का वर्णन किया। उनको भी इन्होंने फर्दर एडिशन कर दी रसशास्त्र के द्रव्यों में। तो इन सबको आज हम थेरेप्यूटिकली यूज करते हैं। अब बात आती है एप्रीहेंशंस की। हम सबके माइंड में एक एंजाइटी है कि रस औषधि को हम कैसे यूज करें, हमें डर लगता है ना। मेनली जो है रस शास्त्र के लोग वो तो बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं, लेकिन बाकी जनरल एक कॉमन लेमैन में डर होता है कि हम रस औषधियों को यूज नहीं करेंगे डॉक्टर्स में। और वैसे ही स्पेसिफिकली पेशेंट्स को भी लगता है कि नहीं, आप हमें कोई मेटालिक कंपाउंड मत देना। तो इसीलिए हमें पहले अपनी एप्रीहेंशंस एज अ डॉक्टर निकालनी, तभी हम एक पेशेंट को कन्विंस कर पाएंगे।
तो जो भी मिथ्स चलती हैं जैसे कि आयुर्वेदिक ड्रग्स आर टॉक्सिक बिकॉज दे कंटेन हैवी मेटल्स, दे आर नथिंग मोर देन द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हाईली इवॉल्व्ड साइंस that is capable of Dehavad and Dhatuvad. And the toxicity of metallic preparation is unrelated to the mere presence of metallic components. Means कि अगर एक औषधि में metallic components हैं, that is not the sole basis कि ये इसमें कोई ना कोई toxicity आएगी. टॉक्सिसिटी तो किसी भी तरह से आ सकती है. मान लो अगर कोई हर्बल मेडिसिन को ही हम गलत डोज में यूज करते हैं, गलत कंडीशन में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप हरितकी को एक गर्भिणी में देते हैं तो उसको भी आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, तो वो तो हर्बल ड्रग है. उसी प्रकार से मान लो अगर आप वत्सनाभ यूज करते हैं, कुछ वत्सनाभ तो आप यूज करते हैं एक्सेस डोज में, तो पेशेंट को पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आप कुचला को यूज कर देते हैं अशुद्ध अवस्था में, तो पेशेंट अशुद्ध अवस्था में या फिर आपने उसके डोज को इंक्रीज कर दिया तो अभी पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट क्राइसिस में चला जाएगा. तो बेसिकली एक प्रेजेंस मेटेलिक कंपोनेंट का होना इटसेल्फ एक कॉज नहीं है कि टॉक्सिसिटी होगी. टॉक्सिसिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आपको हर्बल से भी मिल सकते हैं. तो इसीलिए हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि इस मिथ को माइंड से निकाल लें कि अगर किसी प्रोडक्ट में किसी कंपाउंड में मेटालिक कंपोनेंट है या मिनरल कंपोनेंट, दैट मींस कि वो टॉक्सिक होगा ही होगा. आगे बात आती है न्यूमरस मॉडिफिकेशंस टू मेटल स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन आर एक्सप्लोर्ड एंड दे आर सर्च्ड बाय द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दे अंडरगो लाइक शोधन, मारण एंड अमृतीकरण. तो जो हम शोधन, मारण, अमृतीकरण, लोहितीकरण ये सब प्रोसेसेस करते हैं, इससे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हैं, उनके माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे काफी चेंजेस आते हैं, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिसिटी का इफेक्ट नहीं रहता, जो कि इनिशियली डेफिनेटली होता है, लेकिन जब हम उसको फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग करने के बाद वो एक पैलेटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, प्लस उसमें एक ऐसी फॉर्म आती है कि वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है. देन वी हैव द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे फार्माकोविजिलेंस 2004 के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी रस्ट ट्रीटीज को हम देखते हैं डेटेड बैक टू 13th सेंचुरी, तो वहां पर जो फार्माकोविजिलेंस का कॉन्सेप्ट था ये तो तब से प्रैक्टिस में था. हमारे एंशिएंट स्कॉलर्स दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द टॉक्सिक नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, कीपिंग इन माइंड दे हैड डिस्क्राइब्ड औषध सेवन जन्य विकार. दैट मीन्स तब वो प्रैक्टिस करते थे और उनको प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे विकार देखने को मिलते थे उन्होंने उसका वर्णन भी किया है और साथ ही साथ उसकी चिकित्सा का इफेक्ट भी दिया है. Also, the guidelines are given by the Rasacharya to minimize the adverse drug reactions and to increase the safety of Rasaushadhi during their preparation and use. So, अब हम एक OPD में बैठे हैं और what are the factors we have to consider for the prescription of a herbo-mineral drug? हमें एक herbo-mineral drug या फिर बात करें mineral drug को prescribe करना है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्या precautions रहने चाहिए जो हमें माइंड में कंसिडर करने चाहिए. Contents, dosage, duration, डूज एंड डोंट्स एंड व्हीकल. सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहता है किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्शन के सक्सेस में, वो रहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑथेंटिक फिनिश प्रोडक्ट. अगर हमारे एंड पर हम एक यूजर एंड पर हमें एक ऑथेंटिक फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता तो हम उस चीज को हम बिल्कुल डाउटफुल रहते हैं कि जो हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं. तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है ओपीडी लेवल पर करने के लिए, बट इतना हम काम कर सकते हैं जो हम कुछ आगे बात करेंगे पैरामीटर्स की. बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट हमेशा इस चीज को हमें एक रूल बनाना है कि वी हैव टू ऑलवेज प्रोक्योर स्टैंडर्डाइज मेडिसिन फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग हाउस. It will minimize the chance of having misbranded or any kind of adulterated drug. Secondly, जो एक ऑनलाइन बहुत ज्यादा मशरूमिंग हो गई है इंडस्ट्रीज की, हर जगह पे ऑनलाइन मिलने लगा है किसी भी एनोनिमस कंपनी के नेम से, अननोन मैन्युफैक्चरर के नोन से, तो आपने उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना इन केस ऑफ रसौषधीज. देन वी हैव टू नो अबाउट द नॉलेज ऑफ कंटेंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन कंटेंट पता हो, उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या आएगा और उसका साइड इफेक्ट क्या क्या स्पेकुलेट किया जा सकता है. जैसे आरोग्यवर्धनी वटी में लिखा है कि कुटकी चूर्ण है 22 पार्ट्स, तो आप यहाँ पर सोच कर देंगे कि उसका अत्याधिक जैसे ये पित्त को रेचन का काम करेगा तो मुझे गर्भिणी में देनी है कि नहीं ना. तो आपको माइंड में चीज रहेगी कि कुटकी मैं उसको 22 पार्ट्स देने वाली हूँ आरोग्यवर्धनी वटी के फॉर्म में. अगर आप किसी को इच्छा भेदी रस प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके माइंड में इमीडिएटली जयपाल आना चाहिए कि आप जयपाल का एक योग यूज करने वाले हैं. सिमिलरली अग्नितुंडी वटी के नाम से आपको पता होना चाहिए इसमें कुचला डला हुआ है. स्वर्ण बसंत मालती का मेन कंटेंट येषद भस्म रहता है. चंद्रप्रभा वटी में आपका मोड ऑफ एक्शन आता है ड्यू टू शिलाजीत, माक्षिक और लौह भस्म. सिमिलरली हिंगुलेश्वर रस में हमारे पास वत्सनाभ और हिंगुल है. और रस माणिक का ध्यान आते ही हमें हड़ताल माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम एक आर्सेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं. सिमिलरली महावात विध्वंस रस जो है फॉर्मुलेशन है वत्सनाभ की, जिसकी डोज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. थर्ड प्रिकॉशन हमें माइंड में रखना है रिगार्डिंग द शेल्फ लाइफ.
तो जब भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं हमें एक बार उसका लेबल चेक करके देखना है। नॉर्मली सभी भस्म में जितने भी मेटल और मिनरल सबकी जो एज रहती है 10 ईयर्स, लेकिन कुछ भस्में ऐसी हैं जैसे कि नाग, ताम्र और वंग भस्म जिनका 5 ईयर्स है। तो अगर टू नियर टू अप्रोच है वो 4.5 और 5 ईयर्स के आसपास है तो हमें उसको यूज नहीं करना, क्योंकि जो उसमें डिसोसिएशन ऑफ आयन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको एक बार अगर आपके पास किसी तरह की आप ऐसी भस्म को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसको अवॉइड कीजिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से। मान लो 4 और 5 ईयर के बीच में है तो आप हो सके तो एक बार उसको पुट लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा वो यूज करने लायक हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो बेटर है कि आपको उसको अवॉइड ही करना है। तो इसलिए हमें रस औषधियों की डेट याद रखनी है। जो प्लेन मिनरल्स एंड मेटल्स हैं आप उसको 10 ईयर्स तक यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर नाग, वंग और ताम्र भस्म। और जहां पर हर्ब्स के साथ, जहां पर मेटल्स और मिनरल्स के साथ हर्ब्स आ जाती है वहां पर आपकी डेट रहेगी 5 ईयर्स। सिमिलरली परपटी में भी 10 ईयर्स है, लेकिन जहां पर केवल हर्बल रह गई जैसे श्वेत परपटी वहां पर आपको 2 ईयर्स रहेगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पर आपका मर्करी ऐड नहीं हो रहा। देन बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सी औषधि को कितने समय तक देना है। सबसे पहले माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे हमने बात की थी मर्क्यूरियल्स हैं, नॉन मर्क्यूरियल्स हैं। अगर हम मर्क्यूरियल्स में बात करते हैं तो मर्क्यूरियल्स जो है 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक है इन कॉम्बिनेशन विद गंधक और एक है विदाउट गंधक। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मर्क्यूरियल्स विद गंधक है इट कैन बी कंज्यूम फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इल इफेक्ट, है ना। इट इज यूज्ड फॉर रसायन इफेक्ट। तो ऐसा दिया गया रस तरंगिणी में, सुचिरम परिशीलित न जातौ विकारान पारदोति न जातौ विकारान प्रकारोति पारदोत्थितान। मतलब पारद से होने वाले किसी भी प्रकार का विकार यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा अगर हम इसको विद गंधक यूज करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पर मर्करी के साथ गंधक प्रेजेंट है। लेकिन जहां पर हम ऐसे मर्क्यूरियल्स को यूज करते हैं जहां पर विदाउट सल्फर उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो दैट शुड बी कन्फाइंड ओनली टिल द रिकवरी ऑफ डिजीज। इसमें कहा गया है गद संशय कालतः, जब तक गद का संशय ना हो तब तक यूज कीजिए, उसके बाद आपको इसको यूज नहीं करना। अनंतर शीलेन, इसके पश्चात अगर हम इसको यूज करते हैं तो विकारान जनियत भीषम, तो हमें अनेक प्रकार के विकारोत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले माइंड में आपने ये रखना है कि जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है पेशेंट को उसमें वो विद गंधक है कि विदाउट गंधक है, हमेशा ये। और मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल आते हैं, बनते हैं, वो सब विद गंधक ही आते हैं। कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं जो विदाउट गंधक, जैसे रस कर्पूर, रस पुष्प, तो वो इन यूज कम रहते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, कजली हमारे पास रखी है वो क्योंकि उसमें फिजिकल एसोसिएशन हो रही है, किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, तो इसीलिए वहां पर हमें उसको 3, 4, 5 महीने के बाद ऐसे ही एज इट इज पेशेंट में यूज नहीं कर सकते। हमें इसको दोबारा से एक बार ट्राइचुरेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम पेशेंट को दे सकते हैं फ्रेश करने के बाद। वैसे ही हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी, वेरी पॉपुलर रस औषधि एंड वेरी कॉमनली यूज्ड इन मेनी डिजीज कंडीशंस। इसके लिए स्पेशल दिया गया है एक मंडल प्रयोग। तो जब भी हमें आपको आरोग्यवर्धनी को यूज करना है एट अ स्ट्रेच, हमने इसको 40 डेज के लिए यूज करना है, उसके बाद कुछ समय तक इसको आप डिसकंटिन्यू करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाश, जैसे हम सिंगल हर्ब्स को कहीं यूज करते हैं तो हमने कभी भी ताम्र भस्म को और रजत भस्म को सिंगल यूज में नहीं लाना, क्योंकि वो डिसोशिएट जल्दी होते हैं। उसको हमेशा कॉम्बिनेशन बनाकर आपको यूज करना है। देन रिगार्डिंग द प्रिकॉशंस इन डोसेज, तो जब भी हम एक डोसेज देखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमने इस डोसेज को एक्सीड नहीं करना। जैसे रस कर्पूर की डोसेज बताई है, गौरी पाषाण की ओनली 1 mg, मनयशिला की, वैक्रांत, वत्सनब और हीरक भस्म, ये जो 6 कंपाउंड्स हैं इनकी डोसेज कभी भी आपको एक्सीड नहीं करनी, अदरवाइज इल इफेक्ट्स आएंगे। तो जब भी आप देखते हैं पेशेंट को कोई ऐसा योग प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें आपका गौरी पाषाण, मनयशिला, वैक्रांत, वत्सनाभ या हीरक भस्म है, तो आप उसकी डोज को जरूर कैलकुलेट करें कि आप उसकी डोज को एक्सीड ना करें। देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रिस्क्रिप्शन इज अ कंसिडरेशन अबाउट द कंडीशन एंड एज ऑफ पेशेंट। बच्चों में अगर आपको डीवर्मिंग के लिए ऑप्शंस देखनी है, आपके पास कृमि कुठार भी है, कृमि मुदगर भी है, तो आपके पास सेफर ऑप्शन रहेगी कृमि कुठार रस को यूज करना। दैट्स वाई बिकॉज कृमि मुदगर में कुचला है और कृमि कुठार जो है इट्स डिवाइड ऑफ कुचला, तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन कंटेंट पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली ही हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ रैशनल आपके पास थिंकिंग जरूर होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर किसी को प्रेगनेंसी, दाह, मोह, तृष्णा, भ्रम, तो आपको वहां पर आरोग्यवर्धनी वटी को नहीं देना, क्योंकि वहां पर कुठी 22 पार्ट्स है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इसको। सिमिलरली, अगर पित्त प्रकृति है, पित्त अधिक है पेशेंट में, तो आपको विष और उपविष को अवॉइड करना है।
अगेन अगर किसी को एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में और कंडीशंस हैं, जैसे मान लो कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो आप जब उसको रस योग प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपने कुचला को अवॉइड करना है, अदरवाइज उसका शूट अप कर जाएगा बीपी। तो सिमिलरली हमारे पास मेन जो कॉम्बिनेशन कुचला का यूज में आता है वो है विष तिंदुक वटी। अनदर देन सीकेडी, अगर पेशेंट जो है लैंड अप करके रखा है सीकेडी में, तो आपको वहां पर मर्क्यूरियल प्रेपरेशंस को अगेन अवॉइड करना है, क्योंकि वो उसके फर्दर फंक्शंस को हैम्पर कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इन द प्रिकॉशंस वी हैव चॉइस ऑफ व्हीकल। तो सबसे पहले कि चॉइस ऑफ व्हीकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉन्सेप्ट है अनुपान के साथ सहपान का, अनुपान को हम पेशेंट द्रव्य के साथ लेते हैं और सहपान को उसके साथ पिया जाता है। तो जो रश औषधि है, दे आर एडवाइज्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड विद स्पेसिफिक अनुपान एंड सहपान और अ व्हीकल, which helps in proper assimilation and absorption of the medicine, and it also helps in controlling the untoward effect of the prescribed drug. कभी कभी हम कुछ ऐसे अनुपान भी साथ में देते हैं जिससे कि हमें लगता है कि अगर कुछ हल्का फुल्का उसमें से एडवर्स रिएक्शन आ सकता है तो वो उसको कम करेगा। जैसे मान लो अगर हमने किसी को अग्नितुंडी प्रिस्क्राइब किया या हमने विष तिंदुक बटी प्रिस्क्राइब की, तो हमें पता है उसमें कुचला डली, तो वहां पर हम एज अ सेफर साइड अपने आप को पेशेंट के लिए हम उसको बोलते हैं कि दूध के अनुपान के साथ आप इसको ले लेना, ताकि उसका अगर हल्का सा भी उसमें पित्त दिखता ज्यादा है तो वो उसको कम्बैट कर सके। Then another point in the principles behind the thinking about these recommendations, we have dietary recommendations regarding pathya and apathya. For parad preparations we have pathya में हमारे पास क्या है, घी, सैंधव, धनिया, जीरा, अदरक, संस्कारित, इन सबसे संस्कारित तंडुलियक, धान्यक, पटोल शाक, गोधूम, शाली, दूध, घी, दही, मूंग और हंसोदक। और अपथ्य सेवन क्या रहेगा, बृहति, कंटकारी, बिलफल, कूष्मांड, कांजी, राजिका, राई, नींबू, करेला, माश, मसूर, कुल्थी, सरसों का तेल, मध्य, आसव एंड कंजम्पशन ऑफ फूड इन कांस्य पात्र एंड कदली पत्र, जो ककाराष्टक वर्ग आता है। तो इसके पीछे रैशनल ये हो सकता है कि ये जो अपथ्य बताए गए हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो अगर हमें थेरेप्यूटिक रिस्पांस चाहिए और अगर हम साथ में इन द्रव्यों का सेवन करेंगे तो उसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। और इसी का अगर हम रोल रिवर्सल करके देखें, मान लो किसी को हल्के से उसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स लग रहे हैं, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, कुछ भी एबनॉर्मल फील है, तो वहां पर हम ये जो द्रव्य है इनका प्रयोग करेंगे तो उसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी और वो बॉडी से जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। देन अगेन फॉर परपेटिकल्प वी हैव पथ्य में शाली, वृंताक, पटोल, गोदूत, पथ्य चतुष्टय, इसको बोला है पथ्य चतुष्टय, 4 प्रकार के पथ्य, शाली, वृंताक, पटोल और गोदुक्त। एंड देन वी हैव तक्र, कदली, मकोए। और अपथ्य में है अम्ल और तिक्त रस। वैसे ही शिलाजीत के लिए कहा गया है कपोत और कुल्थी, क्योंकि शिलाजीत को एक पत्थर माना है और इसको माना है कुल्थी जो है ये पत्थर को तोड़ती है, इसको इस साधर्म के अनुसार बोला गया है कि अपथ्य है। माक्षिक में भी कहा है पित्तवर्धन हो जाता है कपोत और कुल्थी लेने से। हड़ताल में अगेन पित्तवर्धन होगा लवण, अम्ल, कटु, आतप सेवन से। स्वर्ण भस्म के लिए स्पेशली बोला गया है कि बिल फल का निषेध है। तो जब किसी का स्वर्ण भस्म लंबे समय तक देते हैं उसके बाद कहते हैं कि एक बार आप बिल फल उसको खिला दीजिए, ताकि उसका अगर कुछ भी एक्यूमुलेशन है वो बॉडी में बाहर निकल जाती है। बट इस पर अभी ये अंडर रिसर्च है, इस पर ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ। आगे है लौह भस्म, जिसमें बताया गया है कि लौह भस्म के सेवन के समय आपको कूष्मांड, तिल, माश, राजिका, मध्य और अम्ल मसूर का सेवन नहीं करना। देन कमिंग टू द क्लासिकल पैरामीटर्स ऑफ भस्म परीक्षा, जो कि हम एक ओपीडी लेवल पर किया जा सकता है। इसमें से कुछ परीक्षाएं, वर्ण परीक्षा, रेखा पूर्णता, पारितरत्वम, उन्नाम परीक्षा, अम्ल दधि परीक्षा, निरुत्थीकरण, निर्धूम परीक्षा, निश्चंद्रीकरण, निस्वादु, आवामी और दंत तगरे कचकचाभावे। मीन्स सबसे पहले तो वर्ण दंत अग्नि कचकचाभावे आगे आएगा। तो सबसे पहले वर्ण परीक्षा में आते हैं कि जैसे ही पेशेंट मेडिसिन लेकर आया, आप सबसे पहले उसकी दवाई लाकर चेक कीजिए कि जो वो धातु, जो भी वो भस्म लेकर आया है वो किस प्रकार की। कभी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके ऐसे छोड़ना नहीं है, आपने हमेशा लाकर उसको चेक करना है कि किस तरह की, वो किस कंपनी की लाया है, क्या डेट है उसमें, और उसको खोलकर देखना है किस प्रकार का उसका वर्ण परीक्षा करनी है। तो जैसे हर एक धातुओं का वर्ण बताया गया है, जिसमें कि स्पेशली कहा गया कि रजत और ताम्र के भस्म जो है कृष्ण वर्ण में आएगी, कांस्य और नाग की धूसर वर्ण में आएगी, ग्रेश में, वंग की श्वेत रहती है, और जो आपकी है अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, ये रेडिश में रहेंगी, चंपक वर्ण या इष्टिका वर्ण, और जो तीक्ष्ण लौह की भस्म है वो पर्पलिश रहेगी, जम्बू फलम। अब बात करते हैं स्पेसिफिक भस्म परीक्षा की। तो स्पेसिफिक में हम बात करते हैं कि जब भी आपने देखना है निश्चंद्रीकरण परीक्षा, तो ये स्पेसिफिकली देखी जाती है अभ्रक भस्म के लिए और ताम्र भस्म के लिए।
देन अम्ल दधि परीक्षा, इसको हम देखते हैं कॉपर के कंपाउंड्स में, जैसे माक्षिक, तुथ या ताम्रभस्म। पेशेंट ताम्रभस्म लेकर आता है, आप उसको लाकर देखिए, एक दही में डालिए थोड़ा सा उसको, और अगर आपको मिलता है ग्रीनिश, दैट मीन्स उसमें अपक्व अवस्था में ताम्रभस्म प्रेजेंट, तो आपने उस पेशेंट को यूज करने के लिए नहीं बोलनी है, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर उसको कुछ पुट लगाने के लिए वापस कंपनी में आप इसको बताया जा सकता है। देन निर्धूमत्व, मतलब कि अगर आप अंगारों पे डालेंगे तो उसमें से धुआं नहीं उठेगा, ये बताया गया हड़ताल और मनशिला के लिए। और लौह भस्म के लिए सबसे जो टेस्ट है वारितरत्व, वो तो हम देखते हैं ग्लास में डालकर, जब बिल्कुल स्टेबल होता है, ऊपर से वारितरत्व होता है, उसमें बिल्कुल फ्लोट करता है वो। और दूसरा कि लौह भस्म को अगर आप एक आंवले के ऊपर, कटे हुए आंवले के ऊपर डालेंगे तो उसमें ब्लैकिश कलर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तो वो भी बताएगा कि अपक्व अवस्था में है। देन बात करते हैं रजत भस्म और ताम्र के लिए अपुनर्भव, तो ये नहीं हो सकता ओपीडी लेवल पर। निस्वादु देखा जा सकता है, जो कि सुधा वर्ग में जितने भी कैल्शियम कंपाउंड्स है उसमें निस्वादु मिलता है, उसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं रहता। और हड़ताल के लिए एक और परीक्षा बताई गई कि HCl के साथ उसमें से येलो प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाए तो। अब ये जो टेस्ट की हमने बात की, ये सब वेरी सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड दे कैन बी परफॉर्म बाय एनी आयुर्वेदा स्कॉलर, दो दे आर सब्जेक्टिव टेस्ट, बट येट दे आर वेरी हेल्पफुल टू टेस्ट द भस्म एट प्राइमरी लेवल. So we should have the habit to do it in daily practice, and thus we can reduce the untoward side effect and make people develop faith in रस औषधि, especially भस्मांस. अब हम बात करते हैं धातु सेवन जन्य विकार. तो देखिए हमारी जो आयुर्वेदा ट्रीटीज है उनमें कब से दिया गया है 13-14 सेंचुरी ऑनवर्ड्स की कौन कौन के धातु सेवन से हमें क्या क्या विकार हो सकते हैं, क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं और उसका मैनेजमेंट क्या क्या किया जाएगा. तो पारद के लिए जैसे इन्होंने बोला कि 4 प्रकार का पारद है, हर एक से उन्होंने अलग अलग प्रकार के बता दिए. भूमिज है तो कुष्ठ होगा, गिरिज है तो जड़ता, जलज है तो वात रोग. पर इतना हमें नहीं पता लगता क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा नहीं पता होता कि कौन सा पारद है. जनरल देखा जाता है तो कुष्ठ, जड़ता, वात रोग, अगर किसी को दाह हो रही है, कंठ रोग हो रहा है, तो दैट मीन्स वो पारद में कुछ ना कुछ में से अशुद्धि की प्रेजेंस है. तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेनली पारद के विकारों में हम देते हैं, ये आगे डिटेल में आएगा, घी, शुद्ध गंधक और दूध का सेवन कराते हैं नागवल्ली के स्वरस के साथ, पान के स्वरस के साथ. अभी मैक्सिमम जगह जब भी हम पारद का सेवन करते हैं हम कहते हैं कि गंधक द्रुति है, गंधक तेल, हम हमेशा कहते हैं कि उसको नागवल्ली के पान के पत्ते में रख के देना है. तो उसका रीजन भी यही है कि वो उसके अगर कुछ भी इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट आएगा, तो उसको साथ के साथ वो मैनेज भी कर सकता है. और पारद के लिए कहा गया है कारवेलक मूल विद वाटर. वैसे ही रस कर्पूर, जो कि हमने कहा था कि निर्गंध मूर्छना रहती है, तो इसमें बोला है कि कुष्ठ उत्पन्न करता है, संधिवात और कफाधिक्य. तो वहां पर हमने क्या करना है, किसी को रस कर्पूर अगर हम देते हैं तो साथ में धनिया सीता पानी के साथ देना है, और गोशकृत धनिया सीता वारी भी दिया जा सकता है. तो एक बार आपने रस कर्पूर दे दिया 10 डेज के लिए, उसके बाद आप पेशेंट को 3 या 4 दिन के लिए इसका सेवन करवा सकते हैं. तो इससे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा कि कुछ भी एक्यूमुलेशन तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से. वैसे ही सिमिलरली अभ्रक के बताए गए हैं साइड इफेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं. मेह, क्षय, पांडु, शोथ, हृदरोग, हृल्लास, पार्श्वशूल, मंदाग्नि. ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये तब आते हैं अगर हम डोज को एक्सीड करते हैं, अगर हमारा प्रॉपर्ली प्यूरिफाइड नहीं है, ग्राह्य लक्षणों वाला नहीं लिया, प्रॉपर्ली प्रोसेसिंग नहीं किया, उस केस में लक्षण देखने को मिलते हैं. अगर आपने सारे SOPs फॉलो किए हैं तो आपको लक्षण कभी देखने को नहीं मिलेंगे. और बट ये चीजें सब हमारे टेक्स्ट में दी गई हैं. तो अभ्रक सेवन के पश्चात आप जैसे नागार्जुन अभ्र रस दिया अपने पेशेंट को, तो उसका मेन कंटेंट अभ्रक ही है. तो आपने 30 डेज दिया, 2 मंथ्स के लिए दिया हृदय रोग में, फिर आपने उसके बाद उस पेशेंट को 3 या 6 दिन के लिए अत्सी मीन्स अलसी के बीज दे सकते हैं पानी के साथ, या फिर आंवले का फल दे सकते हैं. तो अगर हम ये प्रिकॉशन माइंड में रखें तो हम कोई भी रस औषधि को देने के बाद थोड़ा सा आइडिया रखेंगे कि हमने इस पर क्या यूज करना है, कि उसका कोई भी काउंटर कर सकते हैं उसके साइड इफेक्ट को, अगर इनकेस कोई भी आता है तो. अगर कोई नहीं आता तब भी कोई हर्ज नहीं है कि हम उसको 3 या 4 दिन के लिए उसका काउंटर को भी हम दिया जा सकता है. जैसे कि वत्सनाभ के साथ हमेशा हम टंकण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वैक्रांत में कहा गया है दाह, पार्श्वशूल और पांडु उत्पन्न करता है. तो रस व्यापद प्रतिकार, एविडेंस ऑफ ADRs, इन्होंने कहा कि जब भी हम कोई मर्क्यूरियल प्रेपरेशन लेते हैं तो पेशेंट को अगर उद्गार अधिक्य आए, है ना, एरेक्टेशंस आए, तो उस केस में हमें क्या करना है, दही, अन्न, जीरा या कृष्ण मत्स्य का सेवन करना है. अगर किसी पेशेंट को वात प्रकोप होता है तो वहां पर आपको वातहर तेल से अभ्यंग करना है. अगर किसी को अर्ती होती है तो वहां पर आपको शीतल जल से मस्तक के ऊपर सेक करना है. और अगर किसी को बहुत ही एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, तृष्णा लगती है, तो वहां पर आपको नारिकेल अम्बू, मुदक का यूष, मूंगी की दाल का यूष, उसमें शर्करा मिश्रित कर देना है.
अगर हमें मर्क्यूरियस के एक्शन को पोटेंशिएट करना है, अगर हमें उसके एक्शन को बढ़ाना है, तो हमें साथ में क्या करना है, यूज ऑफ द्राक्षा, दाड़िम, खजूर, केला, क्षीर, दधी, इक्षु और शर्करा, ताकि उसका एक्शन जो है पोटेंशिएट हो सके। और जब एक बार आपका मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपने करना है यूज ऑफ कंटकारी एंड बिल्फ टू excrete out the completely remnants of medicine from the body as they can enhance the excretion of mercury। तो इसीलिए बोला गया है कि जो अपथ्य वाले द्रव्य थे उनको आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट करने के बाद यूज कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि जो भी एक्यूमुलेशन है वो बॉडी से बाहर निकल सके। देन बात करते हैं कि अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाती है, लंबे समय तक यूज करता है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज करता है, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं, तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए बोला गया है कि जो बेसिकली मर्करी जो है वो वॉलेटाइल होता है, तो वेपर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनहेलेशन से। तो जो हम मर्करी सल्फाइड यूज करते हैं अपने कुपीपक में, वो नॉन पॉइजनस होता है, एज इट इज नॉट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। और जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है वो पॉइजनस है, बट हम उसको यूज नहीं करते मेडिसिन में, हमारा मेनली यूज होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड विच इज नॉन पॉइजनस। तो सिम्टम क्या आ सकते हैं लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के बाद? ओरल सिम्टम्स मिलते हैं हमें, जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, लूजनिंग ऑफ टीथ विद ब्लूइश लाइन ऑन गम्स, देन एक्रोडीनिया दैट इज द वेसिकुलेशन एंड डिस्क्रिमेशन ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर कुछ फफोले से और वहां की स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, एंड ट्रेमर्स एंड मस्कुलर टोन डिक्रीजेस। देन कमिंग टू स्वर्णमाक्षिक CUFAS2 हम बात करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें क्या क्या ADRs देखने को रिपोर्टेड है? मंदाग्नि, निर्बलता, नेत्र रोग, गंडमाला, कृमि रोग। तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्वर्णमाक्षिक के प्रेपरेशंस देने के बाद, ये वही बात है, आपको माइंड में कंटेंट रहना चाहिए कि स्वर्णमाक्षिक मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो माक्षिक भस्म बहुत कॉमनली प्रेजेंट रहती है, तो कुल्थी के क्वाथ और दाड़िम के क्वाथ को आप स्वर्णमाक्षिक के किसी भी योग के बाद आप आराम से पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिए आपको कुल्थी का क्वाथ लेना है और दाड़िम की क्वाथ लेना है। सिमिलरली हम मेष श्रृंगी का स्वरस दे सकते हैं मधु के साथ, अगर हम रजत माक्षिक या कांस्य माक्षिक को यूज कर रहे हैं, बट नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो स्वर्ण माक्षिक होता है, तो वहां पर आप कुल्थी का क्वाथ और दाड़िम का क्वाथ प्रयोग करें। वैसे ही विमल का जब हम प्रयोग करते हैं FeS2, तो वहां पर हम मेष श्रृंगी का चूर्ण देते हैं शर्करा के साथ। तो मेष श्रृंगी वही है आपका ये गुड़मार जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस। देन कमिंग ओवर टू शिलाजतु, शिलाजीत के लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद पेशेंट कभी कभी इस प्रकार की सिम्टम लेकर आता है कि दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, ये सब रिपोर्टेड ADRs हैं, विबंध। तो उस केस में हमें 7 दिन के लिए शिलाजीत सेवन काल के पश्चात मरीच का चूर्ण, काली मिर्च को घी के साथ देना है फॉर 7 डेज। मात्रा सामान्य मात्रा रहती है जो कि आपके चूर्ण की मात्रा रहती है, मरीच की मात्रा कम रहती है, 2 ग्राम लेंगे आप। देन कमिंग टू रसक, जिंक कंपाउंड, उसके सेवन से भ्रम हो सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है, तो वहां पर आपको गोमूत्र का सेवन करना है 7 दिन। ये भी आसान है, कोई भी आपने स्वर्ण मालिनी बसंत, कोई भी बसंत का प्रयोग दिया जहां पर रसक है, खरपर है, तो आप उसके बाद गोमूत्र का सेवन 7 दिन तक करवा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आपके माइंड में डाउट ना रहे कि आपने किसी प्रकार की एक्यूमुलेशन पेशेंट में कॉज कर दी है। ये सिर्फ उस केस में है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करने के लिए कि आप ठीक है, उसके साथ आपने उसका निराकरण साथ के साथ कर दिया। पेशेंट को देने के पश्चात कहा 7 डेज आप इसका काउंटर लीजिए। देन वी हैव वंग, वंग भस्म के अशुद्ध अवस्था या अप्रॉपरली उसका मारण प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपको मिल सकते हैं उसमें फीचर्स प्रमेह, गुल्म, हृदरोग, कास, श्वास, अपची, वातरक्त। तो उसमें भी आपको मेष श्रृंगी को सीता के साथ, चीनी के साथ देना है 3 दिन के लिए। वज्र, वैसे ही अगर आप वज्र का प्रयोग करते हैं, हीरक भस्म का प्रयोग करते हैं, तब भी आपको कुछ साइड इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। कुष्ठ, पार्श्वशूल, पांडु, शरीर में गुरुता, ताप, जड़ता, किलास। तो वहां पर आपको दूध के साथ शर्करा देना है, दूध के साथ मधु देना है, दूध के साथ मक्खन देना है 7 दिन के लिए। देन कमिंग टू तुथ, जो कि एक कॉपर का कंपाउंड है, तो आपको वहीं फिर से उसमें वांति भ्रांति हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर, तो वहां पर आपको नींबू देना है, जम्बीरी नींबू का स्वरस देना है 3 दिन के लिए, या फिर लाजा मंड देना है 3 दिन के लिए। बात करते हैं मंडूर की, तो मंडूर भस्म को भी लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद लगता है आपको कि बहुत लंबे समय तक हमने पेशेंट को खिलाई है, तो आपको उसके निराकरण के लिए हरड़ के चूर्ण को मधु के साथ 3 दिन का प्रयोग किया जा सकता है। कमिंग ओवर टू गंधक, उप्रस, तो गंधक के अशुद्ध अवस्था में सेवन से आपको पता है कुष्ठ, ज्वर, भ्रम, पैक्टिक रोगों की उत्पत्ति होती है, तो उस केस में घी को देना है आपको, दूध के साथ घी देना है 5 से 7 दिन के लिए, और देव कुसुम, लौंग को देना है वचा के साथ। तो सबसे सिंपल रहता है घी को दूध के साथ दे दें 5 से 7 दिन के लिए, यही इसका शोधन द्रव्य भी है। हरताल को सेवन करने से कुछ ADRs जो कि रिपोर्टेड किए गए हैं, जैसे कि आयु का नाश, मृत्यु, कफ, वात रोग,
ज्वर, स्नायु संकोच, कुष्ठ, रक्त की दुष्टि। तो वहां पर बोला है हड़ताल की अशुद्ध अवस्था अगर किसी प्रकार का भी आपको इफेक्ट लगता है, साइड इफेक्ट, तो वहां पर आपको जीरे के साथ शर्करा को यूज करना, या फिर कूष्मांड स्वरस जो कि इसका शोधन द्रव्य भी है। तो बेसिकली देखा गया जो भी शोधन द्रव्य होते हैं उनको इसके हम मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहा गया जितने भी हमारे ये आर्सेनिकल्स हैं, हड़ताल, मनेशिला, इसमें हम षडगुण बलि जारित रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं इसके निराकरण के लिए। तो हड़ताल और मनेशिला दोनों में ही हम यूज करते हैं, रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही मनेशिला में रिपोर्टेड जो दिए गए हैं वो है अश्मरी। अश्मरी का इससे उत्पत्ति हो सकती है लंबे समय तक प्रयोग करने से, मंदाग्नि, मूत्रकृच्छता और बलहानि हृदरोग। तो वहां पर अगेन आपको दूध के साथ मधु देना है, जीरे के साथ मधु देना है, या फिर षडगुण बलि जारित रस सिंदूर का प्रयोग किया जा सकता है चीनी के साथ। हिंगुल की बात करें तो हिंगुल के अशुद्ध रूप में सेवन करने से अंधता, क्षीणता, क्लम इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वहां पर अगेन जहां पे भी हिंगुल की बात है, मरकरी की बात है, तो आपको वहां पर आराम से गंधक का प्रयोग करना है, घी का, दूध का और नागवल्ली के स्वरस का, पान के पत्ते का, पान के रस का प्रयोग करना है। गौरी पाषाण आर्सेनिक में सबसे ज्यादा जिससे हमें डर लगता है कि गौरी पाषाण है, संखिया है, तो वहां पर इन्होंने बोला है कि करेले के स्वरस का आपको पान करवाना है। तो आपको नॉर्मली हम कभी भी गौरी पाषाण को अकेला यूज नहीं किया जाता है, इसको कॉम्बिनेशन में ही देते हैं जब आपको यूज देते हैं। जैसे समीर पन्ना रस आपने बनाया, तो जब आपने गौरी पाषाण को इस्तेमाल किया है तो वहां पर आपने उसके बाद करेले के स्वरस का पान करवाना है गोदूध और मिश्री के साथ। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर मान लीजिए किसी को लंबे समय तक आपने कोई हड़ताल, मनेशिला या कोई ऐसा योग दिया है जिसमें आर्सेनिकल्स डले हैं, तो आपको थोड़ा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग में उसमें पेशेंट में, जिसमें कि आपका आर्सेनिक निमोनिक से ही इसको याद किया जा सकता है। ए फॉर एल्टिक मीज लाइन जो कि व्हाइट लाइंस है ऑन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ नेल्स। आर फॉर रेन ड्रॉप अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन स्किन। एस फॉर स्टॉकिंग ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके स्टॉकिंग्स पहने जाते हैं पैरों में, लेग्स में और हाथ में, वहां पर इन स्किन की लीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टॉकिंग की प्लेस पर, लिम्स में, आपके अपर लिम्स में और लोअर लिम्स में। ई फॉर एक्सटेंसिव पिगमेंटेशन ऑन पाम एंड सोल। एन फॉर न्यूराइटिस लाइक सिम्टम्स। आई फॉर आयरन ऑक्साइड एज अ ट्रीटमेंट। एंड देन सी फॉर कॉलरा लाइक स्टूल, लूज वाटरी स्टूल। और एक्यूट गार्लिक ऑर्डर रहता है इसमें ब्रेथ में से, एब्डोमिनल पेन फॉलोड बाय राइस वाटरी स्टूल। कमिंग ओवर टू स्वर्ण भस्म धातु, तो स्वर्ण के सेवन से कुछ एडीआर जो रिपोर्टेड किए गए हैं वो है बल, वीर्य नाश, रोग समुदाय और असौख्य दुख। तो इसके लिए बोला गया है हरितकी प्लस सीता, मतलब हरितकी चूर्ण को आपको शर्करा या चीनी के साथ 3 दिन तक सेवन करें, या फिर आमलकी के चूर्ण को मधु के साथ। तो जब भी हम लंबे समय तक पेशेंट को स्वर्ण का योग हमने सेवन करवाया तो खत्म करने के बाद 1 या 2 मंथ देने के बाद आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप से कि आप अब हरड़ के चूर्ण को मधु सीता के साथ प्रयोग करें। वैसे ही रजत को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड मिलते हैं हमें पांडु मिलता है, कंडू, गलग्रह, मलबंध, वीरनाश। और उसके लिए बोला गया है कि शर्करा और मधु को देना है 3 दिन के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, शर्करा, चीनी, मधु, जिनको हम आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ताम्र के लिए स्पेशली कहा गया है कि ताम्र में 8 प्रकार के दोष होते हैं, भ्रम, मूर्छा, विदाहष्ट, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि एंड चित्त संताप। तो इन दोषों को दूर करने के लिए कभी कभी जो देखने को मिल सकते हैं, ताम्र में मैक्सिमम पाए जाते हैं, उसको हम अम्ल दधि परीक्षा से देख सकते हैं ताम्र भस्म हमारी प्रॉपर्ली फॉर्म्ड है कि नहीं। तो इसके साइड इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, ताम्र का सेवन करने के पश्चात, कॉमनली बहुत मैक्सिमम में डली, आरोग्यवर्धिनी में भी डली है, आप क्या करते हैं, हृदयार्णव में भी कंटेंट है ये, तो आप वहां पर मुनिब्रीही मीन्स और धनिये को देते हैं चीनी के साथ। मुनिब्रीही जो है वो मुनिब्रीही अगस्त्य को ही बोलते हैं, मुनिब्रीही धनिया और चीनी को देते हैं हम पानी के साथ। और दिया जाता है इसमें चावल बनाते हैं चीनी के साथ और धनिये का पानी मिश्रित करके, उसको एक्सेसिव दाह में, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो वहां पर कहते हैं चावल बनाएंगे आप धनिये के जल में और उसमें चीनी मिला कर लेंगे। वैसे ही यशद भस्म में कहा गया है प्रमेह में यूज किया जाता है, प्रमेह में ही इसको यूज भी करते हैं, और इसके जो अशुद्ध अवस्था में भी अगर प्रयोग करें तब भी प्रमेह जन्य व्याधि हो सकती है, वात व्याधि हो सकती है, वमी हो सकती है, भ्रम हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि बला को यूज करना है, बला, हरड़ को, और त्रुटि मीन्स की इलायची, बला, हरड़ और इलायची को चीनी के साथ 3 दिन तक प्रयोग करें, या फिर चीनी और हरड़ को। तो बेसिकली ये सब वो कंपाउंड जो कि बॉडी में से उसके एक्सक्रीट आउट करेंगे बाहर। मेनली इसमें विरेचन द्रव्य आ रहे हैं। लौह के लिए स्पेशली बताया है कि लौह में जैसे 7 दोष बताए हैं, गुरुता, दृढ़ता, उत्क्लेद, कश्मल, दाहकारिता, ग्लानि, अश्म दोष, अश्मरी हो सकती है, दुर्गंधता आ सकती है। तो उस केस में लौह के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली कहा गया है अगस्त
से भावित विडंग, यहाँ पर आपको विडंग का चूर्ण देना है और अनुपान रूप में अगस्त्य के स्वरस को ही साथ में देना है, या फिर आप त्रिफला चूर्ण को मधु के साथ प्रयोग कर सकते हैं। विडंग को वासा स्वरस के साथ यूज कर सकते हैं। और एक इसका स्पेशली एंटीडोट बताया गया है हमारी रस शास्त्र की बुक्स में, वो है सिद्ध सार, जिसमें कि हरड़, सैंधव, शुंठी और श्वेत जीरे को मिलाते हैं। 2 पार्ट त्रिविध भावना की दी जाती है, इसको भावना दी जाती है नींबू की, 2 पार्ट लगाते हैं उसमें त्रिविध साथ में, तो इसको एंटीडोट माना गया है सिद्ध सार। लौह भस्म बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए स्पेशली आगे कहा गया है कि लौह सेवन में त्रिफला त्रिकटु विडंग जो है हमें यूज करना है टू कम्बैट द दोषस ऑफ लौह धातु। तो जब भी आप लौह का किसी को लंबे समय तक प्रयोग करवाते हैं तो वहां पर आपको त्रिफला त्रिकटु विडंग का प्रयोग करना है, या फिर केवल आप नागर मोथा स्वरस का प्रयोग करें ताकि उसका किसी प्रकार का आपको अशुद्ध अवस्था का विकार उत्पन्न ना हो, या फिर लौह भस्म रसायन के सेवन के पश्चात आपको जलपान या दुग्धपान करवाना है। लौह भस्म के लिए स्पेशली कहा गया है आयुर्वेद प्रकाश में कि लौह भस्म को कभी भी आपने अकेले यूज नहीं करना, उसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करना है आपको पारद और अभ्रक के साथ। तो हमेशा आपने ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है जहां पर एक फॉर्मुलेशन में पारद, अभ्रक और लौह भस्म इन कॉम्बिनेशन मिले आपको। अगर हम इसको सिंगल अलोन यूज करेंगे तो वो जड़ता उत्पन्न करती है बॉडी में, जिसको हम कहते हैं कि लौह का किट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है उदर में। एब्डोमेन में कहा गया है कि लौह का किट डिपॉजिट होता है, लौह अजीर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा है कि हमेशा इसको त्रिफला और मधु का अनुपान देना है। जहां पर भी मैक्सिमम लौह भस्म के देखते हैं कंपाउंड, वहां पे हमेशा त्रिफला साथ में डला होता है, तो वो इसीलिए है कि वो उसके जो एक्सक्रीट आउट बॉडी से बाहर कर सके। और स्पेशली कहा गया है लौह भस्म के लिए कि इट इज नॉट टू बी कंज्यूम्ड विद लौह बट कूष्मांड, तिल तेल, माश, राजिका, मध्य, अम्ल और मसूर। और लौह हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। 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 नाग भस्म की नहीं, जो भी हमारे मेटेलिक कंपाउंड्स रहते हैं, नाग तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है बैटरीज में, और जो हमारी पाइपिंग्स है, जो हमारे प्रोसेस्ड फूड की पैकिंग है, उसके थ्रू नाग बहुत इजीली बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है। तो हमें साइलेंट सिम्टम पता होने चाहिए। एनीमिक होता है पेशेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलती है उसके जिंजाइवल लाइन के ऊपर, जिंजाइवा देखेंगे अगर हम उसका गम्स के ऊपर तो मिलेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन। उसको हमेशा कॉलिक की पेन रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, लेड पैलेसी डेवलप हो जाएगी, डीजनरेशन होगी नर्व्स की, और मसल्स जो है वो अट्रोफीड हो जाएंगे, उसके श्रिंक कर जाएंगे। लेड एंसेफेलोपैथी मिलती है जिसमें कि बच्चे को, मेनली बच्चों में देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मिलते हैं क्योंकि बच्चों को आदत है कहीं से पेन उखाड़ कर खाने की। लेड ऑस्टियोपैथी मिलती है जो कि क्या है, डिपोजिशन ऑफ लेड बियॉन्ड द एपिफाइसिस ऑफ बोन्स। अगर हम देखेंगे लॉन्ग बोन का एक्सरे देखेंगे तो हमें एपिफाइसिस के आगे एक लाइनिंग दिखाई देती है, वो है डिपोजिशन ऑफ लेड की। तो इन फीचर्स को हमें माइंड में रखना है जब भी हम लंबे समय तक यूज करते हैं। लौह सेवन विधि हमने देखा, तो स्पेसिफिकेशंस के बाद, तो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि हर्बो मिनरल ड्रग्स जो हैं दे आर द पेनेशिया फॉर द हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ मैनकाइंड। तो प्रॉपर प्रोसेसिंग बाय फॉलोइंग क्लासिकल मेथड्स एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स। किसी भी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा अगर हम उसका अनअप्रोप्रिएट यूज करेंगे। तो अगर हम जब भी यूज करते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड हाउस का हो, प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, और जो भी हमने प्रिकॉशंस माइंड में रखे उन सबको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हो, कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, हम अब रस औषधि को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विद दीज प्रिकॉशंस इन माइंड। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। जी, जी, जी। तो किसी के माइंड में भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस, जो भी हमने भी बात की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो मोस्ट वेलकम, हम उसको डिस्कस करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, एक इसमें क्वेश्चन है, आप इसी से ले लेंगे, चैट बॉक्स में लिखे। एक सेकेंड। हाँ जी मैम।
नो, पहली बात है वत्सनाभ इज शुड बी यूज इन यस डेफिनेटली। वत्सनाभ को स्पेशली इंडिकेट किया है रस तरंगिणी में। अगर आप पढ़ोगे जहां पर इसके आमेक प्रयोग दिए हैं वत्सनाभ के, स्पेशली लिखा है कि उत्तम रक्त भार शामक है, तो डेफिनेटली वत्सनाभ कैन बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन पेशेंट। और कोई मुझे क्वेश्चन कोई और? स्वर्ण if used in diabetes and have complication, it can be used with anything else apart from सॉरी मैं समझी नहीं। अगर आप स्वर्ण यूज करते हैं डायबिटीज में, लॉन्ग टाइम तक हम यूज करते भी हैं डेफिनेटली, तो थोड़े समय के लिए आप उसके बाद 3 to 7 डेज के लिए आप उसमें हरितकी को दीजिए। सीता मत दीजिए, साथ में केवल हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीता नहीं यूज करनी वहां पर, आप केवल हरितकी का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी सबके लिए किसी का भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करिए, मैं अभी आपका माइक्रोफोन ऑन कर देती हूँ, तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। माधुरी जी का क्वेश्चन है, मैम यू टोल्ड ताम्र एंड रजत शुड नॉट बी यूज अलोन। देखिए ये रेफरेंस जो है ये आयुर्वेद प्रकाश का है। बेसिकली इसको माना गया कि जब हम इसको अगेन सिंगल यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है, इसीलिए बोला गया है कि इसको आप इन कॉम्बिनेशन यूज करो, थोड़ा ट्राइचुरेट करके किसी हर्बल औषधि के साथ, ताकि डिसोसिएशन ना हो इसमें। बाकी मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, तो हम तो इसको एज इट इज फॉलो करते हैं कि नहीं यूज करते ताम्र और रजत को अलोन, बट ये फर्दर रिसर्च के लिए देखा जा सकता है कि क्या और माइक्रो लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट जनरल ये कहा जाता है कि डिसोसिएशन उसकी अर्ली हो जाती है। मुनि ब्रीही जो है वो अगस्त्य को बोला गया है, अगस्त्य पत्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने लेक्चर की सराहना की है, जिसमें डॉक्टर अनीता कौशिक है, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर छवि सक्सेना, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वंडरफुल लेक्चर। माधुरी कोराली, इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत सारे है ना उन्होंने लेक्चर की सराहना की है। और लास्ट में डॉक्टर चंद्रकला ने भी कहा है ओके थैंक यू एंड वेरी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। बहुत ही बढ़िया, सुपर फास्ट की तरह आप बहुत अच्छा डिलीवर भी कर रहे थे। डॉक्टर प्रीति तोमर कह रही है, आप देखिए डॉक्टर साहब एक बार वो। हाँ जी, चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैम। मोहिनी यादव, पल्लवी जी और इन सब ने, प्रीति तोमर, इन सभी ने बहुत अच्छा सेशन की सराहना की है। वंडरफुल सेशन, एक्सीलेंट सेशन, सुपर प्रेजेंटेशन, इंसाइटफुल सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी सराहना करने के लिए। ऑलवेज सुपर लेक्चरर, यस किरण शर्मा जी सही कह रहे हैं। पहले भी डॉक्टर साहब का एक लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है वो भी। बीच में एक दो क्वेश्चंस मैम आए हैं कि हाउ लॉन्ग रसौषधि शुड बी यूज। तो आपको यही देखना है कि पहले आपका मर्क्यूरियल जो है विद कॉम्बिनेशन में सल्फर के साथ है, विदाउट सल्फर है। मैक्सिमम सल्फर यूज करते हैं। अगर सबसे पहले देखिए कजली प्रिपरेशन है तो कम यूज करो खरलिय रसायन को, जब तक आपका व्याधि का क्षय होगा तब उसको बंद कर दो। उसके बाद आप जाओ परपट्टी कल्पना के ऊपर, आप 3 मंथ तक यूज कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ कुपिपक्व कल्पना के ऊपर, उसको आप उससे भी लंबे समय तक प्रयोग करो, क्योंकि उसमें केमिकली एसोसिएशन मिल जाती है। उसके ऊपर भी जाओगे आप पोटली कल्पना के ऊपर, जिसको आप 1-1 साल तक आराम से यूज कर सकते हो। तो कोई भी इसका एज सच नहीं है, बस आपको ये देखना है कि अगर उसमें कोई विष द्रव्य डला है तो आपको थोड़े टाइम के बाद आपको पेशेंट के LFT RFT करवा कर देखते रहना चाहिए, उसका प्रोफाइल कैसा चल रहा है, बायोमार्कर्स आपको चेक करते रहने चाहिए। बाकी निर्भीक होकर आप ध्यान रखो, बस प्रिकॉशंस को माइंड में रखो कि डोज एक्सीड ना हो। कोई अगर आपका विष द्रव्य डला है तो वो प्रॉपरली, उसमें कोई सिम्टम तो नहीं मिल रहा, बस आपको मेन है कि आपको प्रॉपर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, साथ साथ में उसको छोड़ना नहीं है। किसी भी तरह की विजिलेंस आपको पूरी रखनी है कि हम उसको ऑब्जर्व करें कि किसी प्रकार का वो कोई सिम्टम लेकर तो नहीं आपके पास आ रहा। जी सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति तोमर ने कहा न्यूट्रा विजिलेंस में कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहिए? देखिए मैं इससे जो समझ रही हूँ कि मेनली आप सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप इसमें कुछ ऐसा डाल सकते हैं जैसे हम तो आप न्यूट्रा विजिलेंस सबसे पहले जो मैं समझ में पा रही हूँ कि जो हम नॉर्मली हम एज अ न्यूट्रिशन के लिए जिसको हम यूज कर सके, तो जहां पर हम बात करते हैं स्वर्ण भस्म के लिए बोला गया है नित्य रसायनम, तो इसको बोला गया है कि आज जन्म टिल मरण हम स्वर्ण भस्म को यूज कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आप 1 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म को डेली यूज कीजिए। इसके अलावा अभ्रक भस्म बोला गया है कि वो मल्टी मिनरल है, उसको आप रूटीन में यूज कीजिए।
अगर आप हर्बल पे आते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल की बात करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है कि जो आपका घर का आटा रहता है उसमें आप अर्जुन की त्वक को ऐड कर लीजिए, तो आपको सारे मल्टीविटामिन्स मिनरल्स उसमें साथ में एडिशन मिलते हैं, स्पेशली शिगरू। तो शिगरू का तो बहुत ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप जानते हो, जैसे सारे मोरिंगा जो है, तो आपको उसको भी आप एज अ उसको ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डेली डाइट में इस फॉर्म में कि आप आटे में मिक्स कर लो उसका पाउडर। जैसे आप 5 kg लेते हो तो आपको उसमें 50 ग्राम ऐड करो, ताकि वो आपको सारा का सारा वो न्यूट्रास्यूटिकल भी साथ में मिल जाए एडिशन उसके सारे, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम सोर्स है विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम का। मंडल काल जो है वो बताया गया है, स्पेशली बताया गया है रस औषधियों में आरोग्य वर्धनी के लिए, लेकिन जो भी हमारे आचार्य कहते हैं हमें उसको एक मात्र इशारा समझना चाहिए और आगे अपनी युक्ति लगाकर सोचना चाहिए कि अगर आरोग्य वर्धनी में इन कंटेंट्स की वजह से, गंधक, पारद लौह, अभ्रक, ताम्र की वजह से, क्रुटकी की वजह से उन्होंने कहा है 40 डेज, तो और जो भी हमारी फॉर्मुलेशंस है जिनमें ऐसे कंटेंट्स हैं तो हमें उनमें भी थोड़ा सा विजिलेंट रहकर उसको 40 या 50 डेज के यूज के बाद थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना चाहिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि हमें सिर्फ आरोग्य वर्धनी के लिए लिखा है तो हमें सिर्फ उसी में फॉलो करना है, हमें उसके जैसे कंटेंट्स जहां जहां भी मिलते हैं आपने वहां वहां उन सब में ध्यान रखना है इसका। ऐसा नहीं कहा जा सकता कौन सी कंपनीज बेस्ट है औषधि के लिए। देखिए ये आपकी सेल्फ है, बाकी तो वैसे धूत पापेश्वर के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट ऐसा किसी एक कंपनी को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता ना। Is there any rule for toxicity study in our आयुष डिपार्टमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर बिफोर रस कम्स इन मार्केट? देखिए जैसे हम जीएमपी की बात करते हैं तो बताया था मैंने आपको 2009 में इन्होंने सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस इशू कर दिया स्पेशली रस औषधियों के लिए। पहले क्या था, सिंपल एक गाइडलाइंस थी सबको फॉलो करते थे। अब जो कंपनी को रस औषधि बनानी है उसको स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि तुम्हारा एरिया इतना होना चाहिए, इतने स्टोर्स होने चाहिए, एक स्पेशल गाइडलाइंस इशू की है, तो डेफिनेटली उससे स्टैंडर्ड तो रेज होगा ही ना कुछ तो बेटरमेंट होगी। आप बता रहे थे कि ताम्र और रजत भस्म भी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो उसका क्या नुकसान है, प्लस उसकी इस चीज को एज प्रॉपर्टी यूज कर मे भी ये मैंने बताया ना कि ये चीज जो है ये भी बुकिश है, इसको हम कितना यूज करते हैं किसी रिसर्च, जब हम कुछ ऐसी रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, मान लो कोई बायो अवेलेबिलिटी पे रिसर्च होगी तभी इसको बेटर वे में कहा जा सकता है। अभी तो ये कहना इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि एक्चुअल में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में और कैसे यूज किया। अभी तक मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ जो कि हमारे टेक्स्ट में गिवन है और जो हम क्लिनिकली यूज करते हैं। बाकी वही है कि यूज कर अलग से नहीं देखा कि अकेला ताम्र भस्म को ही प्रयोग करके देखे, तो ये तो मैं वही कहूंगी कि अंडर रिसर्च ही है। अगर हम किसी को यूज करके देखें, पहले इसकी वही कि फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करवा के जाके देखी जाए एनिमल स्टडीज की क्या इफेक्ट आता है, तब इस चीज को ज्यादा बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर रजनीश जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। एक संगीता, हाँ एक नमस्कार। संगीता, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैम सॉरी, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने अभी लेट ज्वाइन किया। मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन यही था रस औषधि के बारे में। जैसे महाराष्ट्र में इसका प्रचलन है, सूक्ष्म करके यूज करते हैं, सूक्ष्म करके यूज करते हैं, तो उसका ज्यादा इफेक्ट मिलता है या ऐसे ही रस औषधि यूज करने में ज्यादा इफेक्ट मिलता है? देखिए सूक्ष्म करके बड़ा अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके वो डोज को बढ़ाते जाते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूशन में डोज को दिया जाता है। तो बेस्ट तो पार्ट वो रहता है कि अगर आपको इस तरह से चलते हैं, आपको डाइल्यूशन में इफेक्ट मिल रहा है, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं तो नेचुरली ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी ड्रग भी कम लग रही है और आपको इफेक्ट भी आ रहा है। बट वो ट्रेंड जो बड़ा लिमिटेड है उस लेवल तक है ना, सारे इंडिया में पैन इंडिया जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। बट एज सच वो अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सूक्ष्म रूप में द्रव्यों को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल मिनिमल डोज करके धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे या फिर उसको डाइल्यूट करके डाइल्यूशन में उसको यूज किया जाता है। तो वो अच्छा है, मैंने वो यूज कम किया है, बट अदरवाइज वो बिल्कुल इक्वली यूज अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू rather than going for high dose। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं अग्नि तुंडी वटी कितने दिन प्रयोग करते हैं? देखिए वही अगेन कुचला का योग है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आप एटलीस्ट आराम से 15-20 डेज यूज करके देखिए, पेशेंट की मॉनिटरिंग कीजिए, कोई किसी प्रकार का वो आपको एक साइड इफेक्ट नहीं शो करता तो कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसको 1.5 महीना 2 महीना इजीली यूज कर सकते हैं जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते उसके। या फिर ऐसा कर सकते हैं कुछ टाइम अग्नि तुंडी देने के बाद आप उसको किसी और में स्विच ओवर कर दो, क्योंकि आपको अग्नि दीपन के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो 1 मंथ आप कुचला का योग देने के बाद उसको स्विच ओवर कर दीजिए। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है डॉक्टर साहब। डॉक्टर संगीता जी कह रहे हैं मैम इमरजेंसी
इमरजेंसी में कौन से ड्रग यूज करें that should be kept in OPD, please guide with dose, यानी I mean रसौषधि in emergency at OPD level. रियली नाइस क्वेश्चन कि इमरजेंसी में कौन से ड्रग्स यूज करते हैं। तो देखिए इमरजेंसी में तो मेनली जो हमारी चलती हैं वो चलती हैं पोटली कल्पना। तो उसमें कई तरह की पोटली आती हैं जो कि आप खुद निर्माण करें तो बहुत अच्छी बात है, वो तो लेकिन एक जो आपका स्पेशलिस्ट है इसमें वही कर सकता है। तो इसमें कुछ कंपनीज जो हैं जो अच्छी लीडिंग ब्रांड्स हैं वो कुछ कंपनीज की रेंज ऑफर करते हैं, पर इसको आपने हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी आपने इसको यूज करना है तो इसके साथ में एक छोटा सा वो एक पत्थर जैसा देते हैं और एक घिसने वाला होता है। तो कभी भी इसको ध्यान रखना कि इतनी सी जो आपकी बत्ती आती है रसौषधि इसकी पोटली की, आप कभी भी उसको क्रश मत कीजिए। जैसे कि आप किसी पत्थर को क्रश कर देते हैं ना, नॉर्मली जो एमआर आते हैं वो आपको ओपीडी में बताकर जाएगा कि ये जो इतनी सी बत्ती है इसको क्रश करके मैम इसकी 10 डोज बनाकर इसको यूज करना, वो टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको इसको इमरजेंसी में यूज करना है आपने हमेशा उसको घिसना है। तो जब आप उसको घिसोगे तो एज अ होल उसका पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर आपने उसको क्रश कर दिया, तोड़ दिया, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगी और वो पोटली कल्पना ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब भी आपको इसको यूज करना है आपने इसको हल्का सा पूरे उसमें राउंड लेने हैं, ऐसे राउंड्स लेते हैं उसके, हल्का सा पानी या शहद डालकर राउंड लोगे, पूरा का पूरा घिसोगे तो पूरा का पूरा एज अ मॉलिक्यूल बाहर आएगा और फिर आप उसको सबलिंगुअली या जीभ पर चटाते हो तो उससे उसका बहुत ही डिजायर्ड और क्विक एक्शन आता है। तो बेटर ये है, बेस्ट यही रहेगा कि आप उसको ओपीडी लेवल पर अपने पास कुछ पोटली कल्पनाएं रखिए, मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पूजा जी पूछ रहे हैं मैम इन जनरल रसौषधि कितने दिन तक देना चाहिए? वही बात है, ऐसा कुछ भी जनरल नहीं होता इसमें, ये आपका स्वविवेक है, आपकी युक्ति है कि आपने क्या द्रव्य यूज किया है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर तो पेशेंट को जल्दी रिस्पांस मिल गया तो आप पहले बंद कर दीजिए। अगर पेशेंट को रिस्पांस नहीं मिला, 2 मंथ हो गए हैं, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक दीजिए 10 डेज का, उसमें आपने कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करो जिससे कि उसके अहित निवारण के लिए वो जो है उसका एक्सक्रीट आउट हो जाए, फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। स्वर्ण के लिए तो कहा ही नित्य रसायनम है ना, आमरण, मतलब आप आराम से दे सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप बिना किसी चिंता के दो। बस उसमें जो आपके विष द्रव्य हैं, उपविष द्रव्य हैं, उनका ध्यान रखना कि वो लंबे समय तक देते हैं तो किसी प्रकार का पेशेंट को सिम्टम की कंप्लेंट तो नहीं करता, बस आपने मॉनिटरिंग करनी है साथ साथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं पुरुषम पुरुषम वृक्ष वाली बात से हम इसमें बिल्कुल एक बहुत अच्छा विजन दे हमारे आचार्य दे रहे हैं हमें, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत से भी हमें बचा देते हैं। और मैंने जो बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स भी रहेंगे, जो बड़े लोग हैं उनको तो पता होगा, मगर यहाँ जयपुर में आने के बाद मैंने ऐसे अनेक वैद्यों के नाम सुने कि जिन्होंने अपने जीवन भर, है ना, चावल के दाने, एक चावल के दाने जितनी औषधि ही दी है, मिस एक चावल के दाने से ज्यादा दी ही नहीं है। ऐसा मेरे गुरुजी आदरणीय मंगलदास जी स्वामी, जिनके गुरुजी जयराम दास जी, और जयराम दास जी गुरुजी के गुरुजी लक्ष्मी राम जी महाराज, तो वहाँ उस परंपरा में ऐसा गुरुजी से सुना है कि बहुत सारे वैद्य अपने पूर्ण जीवन में, है ना, यानी काष्ठ औषधि में भी इतनी भावना देके और कुछ रसौषधियों का उपयोग करके उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा की, तत्कालीन जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी उस समय की बात में। तो यानी जो चरक संहिता में कहा है कि बहुत सारा गुणांतराधानम संस्कारों से हम करके भी औषध को बढ़ा भी सकते हैं, औषध कम भी कर सकते हैं मात्रा में, और रसौषधियों के माध्यम से तो ये बहुत ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, सभी के लिए बहुत लाभान्वित रहेंगे, और अपने अपने समय पर रसौषधियों का उपयोग करते समय भी ध्यान रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन और आज प्रेरक सब देख लेंगे। हाँ जी मैम। वसंत कल्पना क्रश्ड फॉर्म में, यस, वसंत क्रश करने की तो जरूरत नहीं है आपको, अगर आप करते हैं तो कोई उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज नहीं आएगा, आप कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दूसरा, रस औषधि यूज इन फाइब्रॉइड्स और एनी ग्रंथि रोग, तो इसके लिए स्पेशली एक आती है सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, जो कि रसरत्न समुच्चय का रेफरेंस है, वो देखी जा सकती है। बाकी तो मार्केट में कई अवेलेबल है, बट बेस्ट रहती है उसमें जो स्पेशली रस शास्त्र का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, रसरत्न समुच्चय का रेफरेंस। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी पार्टिसिपेंट्स का इस लेक्चर को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन से आंसर
सेशन को इतना रसप्रद बनाने के लिए, रस शास्त्र का लेक्चर और रसप्रद। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन ले ले। जी मैम। मैम प्लीज प्लीज के साथ आया हुआ है क्वेश्चन। गॉल ब्लैडर स्टोन में कोई रस सबसे पहले तो ना मैं ये बोलूंगी कि आपको वैसे एक्चुअल में एक प्रैक्टिशनर की सलाह ये रहेगी, एक प्रैक्टिशनर की सलाह जो मैं दे रही हूँ 10 ईयर के अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस से, कि आपको जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन को नहीं छेड़ना चाहिए। प्रैक्टिकल बात ये है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, कभी कभी केसेस में हमें सक्सेस मिलता है, कभी कभी केसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इमरजेंसी में लैंड अप हो जाते हैं, वो आगे जाके वो पेनिट्रेटिंग डक्ट में फंसते हैं, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी में आपको ऑपरेट करवाना पड़ जाता है। तो मैं तो इसके लिए प्रेफर नहीं करती और ना ही किसी को एडवाइस करती हूँ कि आप कोई भी यूज करो, क्योंकि उससे आप इमरजेंसी में कभी भी लैंड अप कर सकते हो। तो बेटर ये है कि मैं इसको यूज नहीं करती अब, इसलिए मैं इसके बारे में कहूंगी भी नहीं। आई डोंट रिकमेंड। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव। और आज के ज्ञान यज्ञ में एक बहुत महत्वपूर्ण आहुति है जो सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही आप एक लेक्चर इमरजेंसी का भी तैयार रखिएगा कि हम कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है 2-3 महीने में, तो जरूर आपसे संपर्क करेंगे। और आपका इमरजेंसी स्पीकर में पहले भी हमारी बात हुई है, तो आप इमरजेंसी स्पीकर के लिए भी आपने अपनी सहमति दी थी, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। और आज भी इस ज्ञान यज्ञ में सीरियल में सीएमई में जुड़ने के लिए एज ए स्पीकर आपका योगदान मूल्य है। और ऐसे ही योगदानों से आज 468 लेक्चर अनवरत 9वां साल चल रहा है। और हम कहीं ना कहीं कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम। आपका अथक प्रयास है ये सीरियल। नहीं, मेरा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, स्कॉलर्स, फिजिशियंस है ना, क्लिनिशियंस जुड़ते हैं। और आप जैसे लोग उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो 100 साल आऊंगी मगर स्पीकर नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए स्पीकर अमूल्य है। जब भी आप कहें मैम, एवर रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोल रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप अपने अपने जगह पर आयुर्वेद की सेवा करके अपने भाग की भागीदारी बढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।